तो आप सभी को मेरा नमस्कार। काइनेटिक्स चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, उसी में आगे स्टार्ट करेंगे। ज़्यादातर चीज़ें हम देख ही चुके थे, चाहे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो, चाहे वो बेसिक्स हो, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन वगैरह लिखना हो, चाहे अरेनियस थ्योरी की डेरिवेशन हो, फॉर्मूले हो, 7-8 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए थे। उसके अलावा इस चैप्टर में और कोई फॉर्मूले नहीं है, उतना ही आप कर लोगे काफ़ी है। थोड़ी बहुत थ्योरी बची है, वो थ्योरी आज मैं डिस्कस कर दूँगा और चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, जल्दी जल्दी करते हैं। इसमें एक टर्म आएगी आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? देखो आपको पता है, अभी अरेनियस में आपने पढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो जनरली देखा गया है टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट बढ़ता है, और टेम्परेचर में 10 डिग्री अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट कांस्टेंट डबल या ट्रिपल हो जाता है। टेम्परेचर अगर अभी आपका टेम्परेचर 300 डिग्री है, अगर आप 310 करोगे टेम्परेचर को, 310 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाओगे, तो आपका रेट कांस्टेंट अगर x है तो वो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, डबल, या फिर किसी किसी रिएक्शन में तो 3x भी हो जाता है बस। तो रेट कांस्टेंट एट T + 10 डिग्री सेल्सियस और रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस, उन दोनों का रेशियो क्या होता है हमारे पास? टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है आपके पास? रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट T + 10 डिग्री सेल्सियस और T डिग्री सेल्सियस, दोनों का रेशियो, जो कि हमेशा कितना आएगा? ट्वाइस या थ्राइस। अगर ये वैल्यू x होगी तो ये वाली वैल्यू 2x होगी, ये x होगी तो ये 3x होगी, x कट जाएगा तो या तो 2 या 3, यही बचेगा। डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है, याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ठीक कर लेना, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है आप सबको पता है? कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है ना। अगर कोई रिएक्शन 5 मिनट में होने वाली है तो अगर आप कैटलिस्ट डाल दोगे तो वही रिएक्शन 2-3 मिनट में हो जाएगी। कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, है ना, यही हम सब ने पढ़ा है। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन कैसे बढ़ाता है वो देख लो। ऐसा क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है? तो कैटलिस्ट क्या करता है, जो भी रिएक्शन होता है उसको एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देता है। जैसे अभी एक रिएक्शन थी, ऐसे जा रही थी, इसमें इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड थी, है ना। कैटलिस्ट, जब आपने कैटलिस्ट डाला तो उसने नया पाथ प्रोवाइड कर दिया रिएक्शन को, जिसमें आप देख सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड आपकी घट गई। अब एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड घट गई तो जल्दी जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ना। ये बिल्कुल ऐसा ही केस है, जैसे आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, आपके पास एक आप शोरूम में गए 5000 रुपये की जीन्स खरीदने, आपके पास कितने रुपए हैं? 4000 रुपये हैं। कुछ एनर्जी रिएक्टेंट के पास पहले से ही होती है, जैसे मैंने बताया 4000 रुपये आपके पास है, आपको 1000 रुपये और चाहिए, है ना। मिनिमम आपको 5000 होने चाहिए तभी आपको जीन्स मिलेगी। 5000 आपको चाहिए, 4000 आपकी जेब में, आपको 1000 रुपये चाहिए। वो 1000 रुपये क्या होता था? एक्टिवेशन एनर्जी इसको हम कहते थे, है ना। लेकिन अगर आप मान लो उसी मॉल में आपका कोई जान पहचान वाला है ना, जान पहचान वाला है, तो आपको क्या मिलेगा? जब आप उसको बोलोगे कि भाई ये मेरे जान पहचान वाले की दुकान है, तो वो अपने मालिक को बोल देगा, अरे यार ये तो मेरे जानने वाला है, तो उसको कुछ अमाउंट आप डिस्काउंट कर दो, है ना। तो उसने आपको एक अलग पाथ प्रोवाइड कर दिया, उसने अपनी जेब से पैसे नहीं दिए ना, आपने दिए, उसने क्या कर दिया? उसके बोलने मात्र से, उसके होने मात्र से ही वहाँ पर आपका रेट क्या हो गया? कम हो गया। जो चीज़ आपको 5000 की मिलनी थी, अब आपके दोस्त की जान पहचान होने की वजह से वही चीज़ आपको 4500 में मिल जाएगी। तो 5000 वाली जीन्स अगर आपको 4500 में मिलेगी, आप कहोगे ना अरे ले यार जल्दी दे, है ना, तो 500 का डिस्काउंट हो गया। तो क्या करता है कैटलिस्ट? क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड घटा देता है ना। जो एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड वहाँ पे 1000 थी, कैटलिस्ट के आने के बाद कितनी रह गई? 500 रह गई, ठीक। तो ये आप देख सकते हो, ये ग्राफ है और कुछ नहीं ज़्यादा इसके अंदर, एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड घटा देता है, ये आपको पता होना चाहिए बस। नेक्स्ट आता है कोलिजन थ्योरी। एक आपने पढ़ी थी अरेनियस थ्योरी। अरेनियस थ्योरी वही था, टेम्परेचर का रिलेशन पूरा दिया था, है ना। हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट बढ़ता है, कैसे कैसे बढ़ता है, कितना कितना बढ़ता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सारे उसने प्रोवाइड कर दिए थे, मैंने डिराइव भी करके दिखा दिए थे आपको। कोलिजन थ्योरी में क्या है? कुछ नहीं है, मॉलिक्यूल्स को रिजिड स्फीयर माना गया है। प्रोडक्ट तभी बनेगा जब मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है। और सिर्फ कोलाइड करने से नहीं, कोलाइड करने के बाद की फॉलोइंग क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए। क्राइटेरिया क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी का क्राइटेरिया है और प्रॉपर ओरिएंटेशन का क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया। देखो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते ही प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा, मॉलिक्यूल्स के कोलाइड करने से इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होनी चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस हो जाए। अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी 1000 नीडेड है तो 1000 या उससे ऊपर निकले, अगर उससे कम, दो मॉलिक्यूल के कोलिजन से 1000 जूल से कम एनर्जी निकलेगी तो फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं जाएगा, रिएक्टेंट में वापस चला जाएगा। अगर 1000 जूल से ज़्यादा निकलेगी तब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक। तो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस होना चाहिए, जितनी आपको एनर्जी की डिमांड है उससे ज़्यादा एनर्जी निकलनी चाहिए कोलिजन से। सेकंड, सिर्फ इससे भी काम नहीं चलेगा। दूसरा है प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द टाइम ऑफ कोलिजन। जो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं उनका ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। ऐसे मान लो ये दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये। अब ये दोनों कोलाइड करेंगे तो इतनी अच्छी कोलिजन नहीं है। और अगर ये दोनों मॉलिक्यूल ऐसे और ऐसे कोलाइड कर रहे हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल हेड टू हेड ऐसे कोलाइड करेंगे तो फिर थोड़ी बढ़िया कोलिजन है ना।
हाँ, तो ओरिएंटेशन सही होना चाहिए ऐसे कोलिजन का, इस तरीके से, मतलब कोलिजन जो ओरिएंटेशन होता है जब कोलाइड कर रहे हैं तो उनका ओरिएंटेशन क्या है वो भी फैक्टर डिसाइड करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बिल्कुल ना भूलें, इसको आप स्टार लगा लें। क्वेश्चन आता है बहुत बार, क्वेश्चन क्या आता है आपको देखने को मिलेगा कि समटाइम्स कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी बट स्टिल रिएक्शन इज वेरी स्लो, या स्टिल रिएक्टेंट इज नॉट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो उसका एक ही वर्ड का आंसर होता है कि भाई अगर एनर्जी रिलीज हो रही है एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा फिर भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा, उसका एक ही रीजन है, बिकॉज ऑफ नो प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द टाइम ऑफ कोलिजन। क्योंकि सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी से काम नहीं चलेगा, मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन भी ठीक होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप सपोज दुकान में जीन्स लेने गए थे, आपके पास 5,000 रुपये भी हैं जेब में, फिर भी आप उस जीन्स को नहीं खरीद पा रहे हो। क्यों नहीं खरीद पा रहे हो, उसका एक कारण होगा, आपने जाके वहाँ पे दुकान वाले को गालियाँ निकाल दी होंगी। एक बार आप उससे गालियाँ निकाल दोगे तो फिर 5,000 की हो चाहे आपके पास 10,000 भी दोगे तब भी शायद वो आपको जीन्स ना दे, क्योंकि आपने उसकी इज्जत तो खराब कर दी ना। ठीक, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ आपको अगर आपको जीन्स खरीदनी है तो आपके पास पैसे हो तो आपको जीन्स मिल जाएगी, आपका बिहेवियर भी बहुत ज़रूरी है। आप उससे बिहेवियर कैसे बिहेव कर रहे हो उसके साथ है वो भी बहुत ज़रूरी है। वैसे ही सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी से ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, आपको क्या चाहिए, ओरिएंटेशन भी होना चाहिए मॉलिक्यूल्स का। बिल्कुल इस तरीके से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डिफाइन है, ये भी ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी एग्जाम में आई है, मेरे ख्याल कंपार्टमेंट में आई थी एक बार, ये भी है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी आप सीधी सी बात जान सकते हो, फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज़ कितनी बार हो रही है ना। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब कोलिजन कितनी बार हो रहा है, और कोलिजन किसी बीकर में होगा तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक, और कुछ पर्टिकुलर टाइम पे, नहीं तो टाइम बढ़ाओगे तो फिर कोलिजन बढ़ते जाएंगे ना, एरिया बढ़ाओगे तो भी एरिया बढ़ाओगे तो कोलिजन कम होते जाएंगे। ठीक, तो एक एरिया फिक्स होना चाहिए, एक टाइम फिक्स होना चाहिए, उसमें कितने कोलिजन हो रहे हैं। देखो, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन दैट टेक्स प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, है ना। एरिया फिक्स कर दिया, वॉल्यूम फिक्स कर दी, उसकी और क्या फिक्स कर दिया, पर यूनिट टाइम फिक्स कर दिया। बस इन रूल्स के बेसिस पे अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। पहले जो हम बता रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इससे बता रहे थे कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, ऐसे मैंने बताया ओरिएंटेशन भी जरूरी है। ओरिएंटेशन कैसे पता लगेगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसलिए इस फैक्टर को कोलिजन फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को ZA भी कहते हैं, और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन सी टर्म देती है हमें, e⁻⁴ जो कि हमें अरीनियस बता के गए थे अपनी थ्योरी में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहीं तक कर लेंगे, काफ़ी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आगे जब आप हायर क्लासेस में जाओगे ये डिटेल में चलता जाएगा आपका। ठीक, अभी के लिए इतना आप नोट करो, फिर मैं आगे लिखवा देता हूँ जल्दी से। हाँ जी, तो जैसे कि इस चैप्टर में बताया था कि थ्योरी रह रही है थोड़ी सी, उसी में आगे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है। रिएक्शन का मैकेनिज्म जो होता है, काइनेटिक्स जैसे आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में, काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन की सारी बात हम कर चुके हैं, मैकेनिज्म की बात अभी तक हमने नहीं करी थी, तो वो यहाँ करेंगे। मैकेनिज्म बेसिकली कुछ नहीं है, कोई भी रिएक्शन होती है वो दो तरह की होगी, या तो एलिमेंट्री रिएक्शन होगी या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। एलिमेंट्री मतलब जो एक स्टेप में खत्म हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्स मतलब जो एक से ज़्यादा स्टेप में खत्म होंगी। ठीक, एलिमेंट्री रिएक्शन जो एक स्टेप में खत्म हो जाती है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कौन होती हैं, जो एक से ज़्यादा स्टेप में खत्म होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ होता है, रेट लॉ में जो कोफिशिएंट्स होते हैं वही पावर होते हैं। देखो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे पावर 1 है, ऑर्डर भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो जो मॉलिक्युलैरिटी होता है वही ऑर्डर होता है, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे उतना ही ऑर्डर आएगा। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस का जो हम ऑर्डर है वो रिएक्शन को देख के ही बता सकते हैं। ठीक, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म में जो कुछ स्टेप स्लो होते हैं, कुछ स्टेप फास्ट होते हैं। तो जब भी हम रेट लॉ लिखेंगे तो रेट लॉ हमेशा हम किससे लिखेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से लिखेंगे, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमेशा कौन सा होगा, स्लोएस्ट स्टेप। कभी भी किसी मैकेनिज्म में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, अगर एक से ज़्यादा स्टेप है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वहाँ पे कौन सा होगा, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा। स्लोएस्ट स्टेप इज ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसको आप बहुत बढ़िया एग्जाम्पल से समझ सकते हो। सिंपल सी बात, आप ऐसे समझो, सपोज एक कंपनी है जो बाइक बनाती है, बाइक का आगे वाला पार्ट बनाती है और पीछे वाला पार्ट, दो पार्ट में बाइक को बनाती है। आगे वाला पार्ट सपोज वो एक दिन में आगे वाला पार्ट छोटा होता है तो एक दिन में सपोज वो 20 आगे वाले पार्ट बना लेती है, और पीछे का जो सीट वाला पार्ट होता है लंबा, वो एक दिन में 5 ही बना पाती है। ठीक, तो आप बताओ एक दिन में बाइक कितनी
जो कंपनी है वो कितनी बाइक सेल कर पाएगी। आप सोचोगे तो आगे वाले 20 पार्ट बन रहे हैं और पीछे वाले 5 पार्ट बन रहे हैं, तो टोटल बाइक्स कितनी बनी, एक दिन में कंप्लीट बाइक तो 5 ही बन पाएंगी, क्योंकि 20 पार्ट जो आगे के रहेंगे लेकिन पीछे के तो 15 नहीं रहेंगे ना, कंप्लीट बाइक तो 5 ही बनेगी, इसलिए बाइक कितनी सेल हो पाएंगी, 5। तो कितना प्रोडक्ट बना, कितनी बाइक सेल हुई है, किसने डिसाइड किया, जो फास्ट स्टेप था स्लो। अगर फास्ट स्टेप डिसाइड करता, जो कि था आगे वाला पार्ट बनाना, आगे वाला पार्ट 20 बन रहा था तो 20 बाइक बिकती, 20 नहीं बिकी, कितनी बिकी एक दिन में, एक दिन में 5 ही बिकी, किसने डिसाइड किया, जो स्लोएस्ट स्टेप था। तो हमेशा प्रोडक्ट कितना बनेगा कौन बताएगा, स्लोएस्ट स्टेप। तो आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमेशा कौन होगा, स्लोएस्ट स्टेप होगा। तो जैसे एक रिएक्शन है, इसका रेट लॉ में अगर आप देखोगे तो रेट लॉ में R = K N2O5। अब यहाँ पे आप नॉर्मल देखो तो आप कहोगे सर इसके आगे 2 है, पावर 2 लगा दो, नहीं ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, देखो इसका मैकेनिज्म भी दिया हुआ है, जब भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मैकेनिज्म दिया हो तो आपको हमेशा स्लोएस्ट स्टेप को देखना है। किसको देखना है, स्लोएस्ट स्टेप में। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट हमारे पास ये, और इसकी जो पावर होगी वो यहाँ पे लगा देना, ठीक। इसकी जो मतलब कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पे रेट लगा देना, स्लोएस्ट स्टेप से आप रेट लिखना हमेशा, ठीक। ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। लास्ट एक टॉपिक है इसमें मॉलिक्युलैरिटी। मॉलिक्युलैरिटी क्या होता है, ये कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे A का एक मॉलिक्यूल B के 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं तो एक प्रोडक्ट बन रहा है ना। तो कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं किसी भी रिएक्शन में, उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्युलैरिटी है। मॉलिक्युलैरिटी कभी भी नेगेटिव जीरो फ्रैक्शनल नहीं हो सकती ना, कोई भी मॉलिक्यूल नेगेटिव में तो होगा नहीं, फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, जीरो तो होगा नहीं, तो मॉलिक्युलैरिटी नेगेटिव जीरो फ्रैक्शनल नहीं होगी। ये वाला पॉइंट आ गया। थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, देख के बता सकते हो ना आप, यहाँ पे A का एक मॉलिक्यूल है, B के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता था, ये थ्योरेटिकल क्वांटिटी देख के बता सकते हो। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी दोनों सेम होगी, जैसे अभी आपने देखा मॉलिक्युलैरिटी भी 1 2 3 है, ऑर्डर भी 1 + 2 3 है इसका, ठीक। टोटल मॉलिक्युलैरिटी का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए टोटल मॉलिक्युलैरिटी ऐसी चीज़ होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए टोटल मॉलिक्युलैरिटी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, सिंगल स्टेप की मॉलिक्युलैरिटी। जैसे इस स्टेप की मॉलिक्युलैरिटी क्या है, 1, इस स्टेप की मॉलिक्युलैरिटी 1 + 1 2। तो हर स्टेप की अलग अलग बता सकते हो। अगर कोई पूछे पूरे इस रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी बताओ, आप मैकेनिज्म की मॉलिक्युलैरिटी नहीं बता सकते, ठीक। पूरे स्टेप की नहीं, किसी एक स्टेप की बता सकते हो, पूरे रिएक्शन की ओवरऑल मॉलिक्युलैरिटी नहीं बता सकते। नेक्स्ट, हाँ एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आप बिल्कुल मत छोड़ना, ये स्टार लगा लेना कि रियलिटी में हमको मॉलिक्युलैरिटी ऑर्डर की वैल्यू 3 भी बहुत कम ही देखने को मिली है। वैसे तो जितनी भी रिएक्शन मिली है 2 तक ही मिली है, 2 से ऊपर मुझे याद नहीं आ रहा कोई रिएक्शन मैंने देखी, और फिर भी मैं 3 तक कह दे रहा हूँ कि रियल लाइफ में जो हमको मॉलिक्युलैरिटी का ऑर्डर देखने को मिलता है 3 से ऊपर देखने को नहीं मिलता है। उसका रीज़न क्या है, जब 3 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो उनकी कोलिजन इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। इफेक्टिव नहीं होगी मीन्स उतनी एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकें। आप कभी कंबाइन करके देख लेना, 2 बॉल को आप टकराते हो दूर दूर जाके गिरेंगे, आप 3 बॉलों को आपस में टकराओगे इतनी दूर जाके नहीं गिरेंगे, वो यही पास में गिर जाएंगी, तो कोलिजन उतना अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक। तो जब भी आप 2 से ज़्यादा को कोलाइड कराओगे तो कोलिजन इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस नहीं होगा, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। तो ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, आप याद कर लेना। इसके बाद 2 टॉपिक आपके छोटे से आ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर मॉलिक्युलैरिटी, ये आप खुद से कर लेना, कहीं पे मिल जाएगा आपको बुक में भी, ठीक है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डिफाइन आप कर लेना अपने आप से, ठीक। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं, फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर, मतलब होते तो सेकंड या थर्ड ऑर्डर के हैं बट किसकी तरह बिहेव करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक। ये होता है हमारे पास, बस डिफाइन है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ नहीं है, एज इट इज़, ये आप अपने आप से कर लेना। आज के लिए इतना रखते हैं, मेरी तरफ से काइनेटिक्स खत्म है। टाइम मिलेगा तो न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, बट पहले बाकी चैप्टर्स का थ्योरी भी डिस्कस करना है मुझे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को मेरा धन्यवाद।